नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पे। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आर्थिक समीक्षा में हमने अभी तक 4 हमारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और जो 5वां और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल ये सीरीज होगी और आप प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो क्लास 24 की ओर से है। और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है क्योंकि ये केवल उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है जो आरएस में सेलेक्टेड हैं। इसकी प्राइस है केवल 899 रुपये और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना। अभी तक हमने इकोनॉमिक सर्वे के 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं और ये हमारा 5वां चैप्टर है। तो आप जल्दी से जुड़े और फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए नाम से स्पष्ट है कि ऐसी कोई भी संरचना जो अन्य उद्योगों को या राज्य के विकास के लिए आधार प्रदान करे वो संरचना ही आधारभूत संरचना कहलाती है। ठीक है, तो आधारभूत संरचना का मतलब ऐसी संरचनाएं जो अन्य उद्योगों या अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए आधार का काम करती है उसे आधारभूत संरचना कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी हम पढ़ लेते हैं कि किसी भी देश या अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में भौतिक, सामाजिक व डिजिटल वस्तुओं का समूह जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। यानी कि वो सारी चीजें, वो सारी आधारिक चीजें या भौतिक चीजें जो अन्य आर्थिक गतिविधियों को गतिशील करती है या प्रोत्साहित करती है, वो सारी की सारी चीजें आधारभूत संरचना का भाग होती है। ठीक है, इसके बाद में किसी भी देश में औद्योगिक और समग्र आर्थिक विकास के लिए, देखिए औद्योगिक विकास के लिए तो जरूरी है ही है, इसके अलावा भी समस्त तरह के जो विकास होते हैं उन सभी विकास के लिए आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है। और इसके अभाव में न केवल देश का उत्पादन प्रभावित होता है बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जैसे आधारभूत संरचना में देखिए बिजली है, संचार की सुविधाएं हैं, परिवहन की सेवाएं हैं। अब आप एक प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर जैसे हमारे गांव से एक बस जाती है रोजाना शहर के लिए, तो हमारे गांव के लोगों को बहुत सारे रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। वो रोजाना उस बस में बैठ के चले जाएंगे शहर, फिर शहर से वापस भी आ जाएंगे। तो इस तरह अगर परिवहन की सुविधाएं होंगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारी आर्थिक आय बढ़ेगी, इससे विकास की संभावना ज्यादा बढ़ती है। और अगर अवसंरचना नहीं है तो इससे क्या होता है, जीवन स्तर में भी गिरावट होती है। ठीक है, तो आगे आपके समझ में, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद में है इसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमें इस आर्थिक समीक्षा के अंदर कौन कौन सी संरचनाओं का अध्ययन करना है। तो कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण संरचनाएं हमारे इस आर्थिक समीक्षा के अंदर कवर की हुई है, तो वो है एक तो ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र को कवर किया हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में राजस्थान में क्या क्या परियोजनाएं चल रही है, कैसे कैसे राजस्थान में विकास हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर संचार क्षेत्र को पढ़ेंगे कि संचार क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की जो चलाई जा रही है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार की इस समय काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें कवर करेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे परिवहन सुविधाएं। तो ये 3 क्षेत्र हमारी आर्थिक समीक्षा के अंदर आधारभूत संरचना के टॉपिक में कवर किए हुए हैं। तो हम भी इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊर्जा क्षेत्र। और ऊर्जा क्षेत्र के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले एक भूमिका दी हुई है आर्थिक समीक्षा में। परिवहन सुविधाओं, संचार सेवाओं और ऊर्जा क्षेत्र, ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी या हम इसे कह सकते हैं नींव की प्रमुख स्तंभों के अंदर शामिल होते हैं। तो किसी भी देश के अंदर अगर विकास को आपको मापना हो या ये पता लगाना हो कि कौन सा समाज या कौन सा देश आर्थिक विकास में तेजी से आगे बढ़ेगा, तो उसमें ये 3 चीजें, यानी वहाँ परिवहन की सुविधाओं की क्या स्थिति है, वहाँ परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं है, कितनी उपलब्ध है, किस किस तरह की उपलब्ध है। इसके अलावा संचार की सुविधाएं और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित इन मानकों को अगर हम देख लेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये देश कितना तेज आगे आर्थिक वृद्धि करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऊर्जा को लेकर राजस्थान में क्या वर्तमान में स्थिति है। ऊर्जा अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। अब आपको पता है जब तक ऊर्जा नहीं होगी ना, तब तक चाहे अर्थव्यवस्था कोई भी क्षेत्र देख लो, कृषि का क्षेत्र देख लो आप, या उद्योग वाला क्षेत्र देख लो, या सर्विस सेक्टर देख लो, तीनों के तीनों ही क्षेत्रों की जो आर्थिक वृद्धि है या उनका जो आप कह सकते हो विकास है, वो सारा का सारा ऊर्जा के ऊपर निर्भर है। क्योंकि भाई ऊर्जा होगी तो ही तो हम आप तक इस ऊर्जा के माध्यम से तो जुड़ पा रहे हैं। या कृषि क्षेत्र में भी हम बात कर लें, अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो उत्पादन पर तो नकारात्मक असर पड़ेगा। तो इस तरह से ऊर्जा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है जो कि इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है,
चलिए आगे हम देखते हैं ऊर्जा को लेकर और राजस्थान में क्या क्या है। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना है, सीधा सीधा एग्जाम की प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है कि 30 नवंबर 2022 तक की अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर ऊर्जा की कितनी कैपेसिटी है या विद्युत की, आप सीधा सीधा सरल शब्दों में समझिए कि विद्युत उत्पादन की कितनी क्षमता राजस्थान के पास है 30 नवंबर 2022 को, तो वो है दोस्तों 23,487 मेगावाट। तो राजस्थान के अंदर जो कुल स्थापित क्षमता है कि राजस्थान में कितनी विद्युत उत्पादित की जा सकती है 30 नवंबर 2022 तक जो हमारी क्षमता थी वो थी 23,487 मेगावाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कभी कभी तो डायरेक्ट ही आ जाता है, और डायरेक्ट भी नहीं पूछा जाए तो हमें ध्यान होना चाहिए क्योंकि मेंस के अंदर ये उत्तर लिखने में बहुत अच्छी तरह काम आ सकती है। ठीक है, अब देखिए जो प्रमुख योजनाएं जो आर्थिक समीक्षा के अंदर जिनका वर्णन किया हुआ है वो अभी हम पढ़ लेते हैं और इसमें हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लगभग सारी चीजें हमने आर्थिक समीक्षा कवर की है और जो उसमें जो चीज स्पष्ट रूप से नहीं है उसको भी हमने थोड़ा ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव के अंदर डिस्कस किया है। एक योजना के बारे में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो देखिए ये भारत सरकार की योजना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी कोई योजना हो और अगर उसके शुरू में प्रधानमंत्री लिखा हुआ आता है इसका मतलब है वो केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है, वो योजना केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो किस मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जा रही है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संचालन किया जा रहा है। अब इस योजना में क्या किया जाता है, इस योजना में क्या है कि किसानों को यह कहा जाता है कि जो आपकी जमीन है, बंजर भूमि है जिस पर कोई उत्पादन नहीं हो रहा, उसके ऊपर आप सोलर प्लांट लगाओ। आपकी जो बंजर भूमि है, किसान के पास जो बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि में इस योजना के तहत ये कहा जाता है कि आप सोलर प्लांट लगाओ और उसके लिए सरकार आपको एक सब्सिडी प्रदान करेगी। अब ये सोलर प्लांट लगाएंगे किसान तो उससे क्या फायदा होगा, एक तो क्या होगा जो किसान के नलकूप हैं, जो सिंचाई के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सकेगी। और इसके अलावा अगर वहां पर विद्युत का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए बहुत बड़ी जमीन है जिसके ऊपर सोलर प्लांट लगा लिया गया, अब उस सोलर प्लांट से इतनी विद्युत उत्पादित हो रही है कि किसान अपने खेती की सिंचाई के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है और फिर भी वो बच रही है, तो सरकार ये कहती है कि आप इसे ग्रिड को बेच सकते हैं। ठीक है, आप इसे ग्रिड को बेच सकते हैं। ठीक है, आप इसे ग्रिड को बेच सकते हैं, यानी आप इसे इस विद्युत को बेच भी सकते हैं। तो देखिए किसान को दो तरह से लाभ होगा इस योजना का, एक तो क्या होगा कि उसकी खुद की जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा अगर उसके पास एक्स्ट्रा बिजली बन रही है या एक्स्ट्रा ऊर्जा बच रही है तो वो उसे बेचकर पैसे भी कमा सकता है। और ये सब कहां से होगा, केवल उस बंजर जमीन से ही ये सारी चीजें उसे प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब इसे पढ़ लेते हैं। मंत्रालय हमें ध्यान रखना है कि कौन सा मंत्रालय है जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संचालन कर रहा है। देखिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, आप देखिए इससे जो ये कुसुम है ये शब्द कैसे बना हुआ है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो ये जो कुसुम शब्द बना हुआ है ये इसी तरह से एक एक जो इनका शब्द है वो इस के का मतलब किसान, यू का मतलब ऊर्जा, एस का मतलब सुरक्षा, यू का मतलब उत्थान और एम का मतलब महाअभियान। तो ये इस योजना का पूरा नाम है और इस योजना को शॉर्ट में हम कहते हैं कुसुम। भारत सरकार की योजना है और किसानों की बंजर भूमि के ऊपर ये प्लांट लगाने को प्रोत्साहित करता है, सब्सिडी देता है, जिससे किसानों को खुद की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और दूसरा वो अपनी एक्स्ट्रा ऊर्जा को ग्रिड के अंदर बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। इसका उद्देश्य है कि किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने में और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है, कि आप अपनी बंजर भूमि के ऊपर प्लांट लगाइए सोलर का और अगर आपके पास एक्स्ट्रा विद्युत बनती है तो आप उसे सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। यह ग्रिड को अधिशेष सौर ऊर्जा बेचने की अनुमति देकर किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करती है। तो इस प्रकार से ये योजना बहुत इफेक्टिव है और ये सब्सिडी के माध्यम से किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये है हमारी प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसके बाद में एक और योजना राजस्थान में जो चल रही थी और अभी भी चल रही है लेकिन इतनी लोकप्रिय नहीं है। इस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मैंने आपको बताया कि अगर योजना के शुरू में नाम आता है मुख्यमंत्री तो इसका मतलब है वह योजना किसकी है, राज्य सरकार की। उस योजना के लिए जो फंडिंग दी जा रही है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है।
ठीक है। इसमें क्या प्रावधान रखा गया था कि जो ग्रामीण कृषि उपभोक्ता हैं, मेनली जो कृषि उपभोक्ता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, तो जिन किसानों ने कृषि कनेक्शन ले रखे हैं उन्हें हर महीने 1,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी बिजली के बिल में। बिजली के बिल में किसानों को हर महीने 1,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी और सालाना 12,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। तो ये तो आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने करंट अफेयर के अंदर ये पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने एक नई योजना का शुभारंभ किया है जिसके तहत किसानों को 2,000 यूनिट विद्युत बिल्कुल फ्री मिलेगी और जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन्हें 100 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो वो दो योजनाएं क्या है, सर्वे के बाद की है, इसलिए वो इस सर्वे के अंदर शामिल नहीं है और उसको हमने नोट्स में शामिल किया है। ये देखिए, ये दो योजनाएं हैं जो महंगाई राहत कैंप के अंदर भी इन योजनाओं के तहत जो सहायता दी जा रही थी। अब देखिए, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना क्या कहती है कि प्रदेश के नागरिकों को फ्री बिजली देने के लिए अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना की शुरुआत की गई। सबसे पहले इसमें 50 यूनिट बिजली फ्री की गई थी और वर्तमान में इसमें 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। और ये योजना है जो घरेलू उपभोक्ता हैं, जो घर के कनेक्शन के लिए या घर के उपभोग के लिए बिजली का कनेक्शन लेते हैं, उन उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री दी जाएगी। और इस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। फिर उसके बाद में हम दूसरी महत्वपूर्ण योजना देखते हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। और वो किसके लिए है, वो ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए है, यानी ऐसे किसान जिन्होंने विद्युत का कनेक्शन अपने कृषि की जरूरतों के लिए लिया है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि योजना शुरू की गई है जिसमें 2,000 यूनिट विद्युत प्रति माह तक बिजली निशुल्क दी जाएगी और इससे लगभग 11 लाख किसानों का बिजली बिल कितना हो जाएगा, 0। अब आप देखो, लगभग हर किसान के पास फ्री में बिजली पहुंच जाएगी इस योजना के माध्यम से, क्योंकि 2,000 यूनिट तक ही वो उपभोग कर पाते हैं, क्योंकि गांव में लगभग 24 घंटे बिजली आती भी नहीं है, वहां पर 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ही बिजली आती है। और अगर वो कंटिन्यू उसको 30 दिन तक यूज करेंगे तो भी लगभग इतने ही यूनिट उनके होते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बिजली बिल्कुल फ्री में किसानों को दी जा रही है। तो ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आर्थिक समीक्षा में तो नहीं थी लेकिन करंट के अंदर है और हमारे टॉपिक से संबंधित है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी था। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में। अब देखिए, आधारभूत संरचना का हम आगे का भाग पढ़ते हैं कि आर्थिक समीक्षा में और क्या क्या चीजें दी हुई है। आर्थिक समीक्षा में बताती है कि नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं राजस्थान के अंदर। तो 1 मिनट के लिए हम रुक कर ये समझ लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब कि जब ऊर्जा ऐसे संसाधनों से प्राप्त की जाती है कि जब उन संसाधनों को वापस से या उनको रिसाइकिल किया जा सके, ऐसे संसाधन जिन्हें बार बार उपयोग किया जा सके, तो उनसे उत्पन्न होने वाली विद्युत क्या कहलाती है, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी ऊर्जा शामिल है, देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो, इसके अलावा ये विंड से होने वाली बायोमास ऊर्जा और जियोथर्मल ऊर्जा, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जल विद्युत ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही शामिल किया जाता है। आप इसे जरूर याद रखें, इसे हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर काउंट कर लेते हैं, जबकि ये नवीकरणीय ऊर्जा का ही एक प्रकार है। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का ही एक प्रकार है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, देखिए, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि को इनमें शामिल किया जाता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कभी समाप्त न होने वाले संसाधन होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ठीक है, हम सोलर पैनल लगा लेते हैं, सूर्य से वो रोशनी प्राप्त करते हैं और उसे विद्युत में कन्वर्ट करते रहते हैं। अब हमें पता है सूरज रोज उगेगा, उससे एनर्जी हमें रोज प्राप्त होगी, तो ये विद्युत रोजाना बनाई जा सकती है। तो इस तरह से इन सभी का उपयोग हम कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो संसाधन है प्रकृति इनका लगातार पुनर्भरण करती रहती है, ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये पर्यावरण हितैषी है और पारंपरिक जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की भांति ये ग्लोबल वार्मिंग को भी ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये 4 लाइन, अब देखो ये 4 लाइन आर्थिक समीक्षा में लिखी हुई है। अब प्री में तो चलो ठीक है, ये समझ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के अंदर अगर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित कोई सवाल आता है और आप इन 4 लाइनों को वहां रेफरेंस के तौर पर लिखते हो ना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखा हुआ है। और जो हमारा स्टैंडर्ड जो आंसर शीट बनती है, जो एग्जामिनर के पास जाती है, वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक समीक्षा से तैयार होती है। तो ये 4 चीजें अगर हमसे पूछा जाए नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन मेंस के अंदर, तो वहां भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ही भविष्य के ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि जो जैविक ईंधन है जैसे कोयला हो गया या इससे संबंधित जो गैर परंपरागत मतलब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है वो तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। देखिए कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, तो उस पर आधारित जो अगर हमारे विद्युत जो प्लांट है वो सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर होंगे तो ये हमें लगातार उपलब्ध हो पाएंगे, और ये हमारे धारणीय विकास लक्ष्य SDG 7 के अनुरूप भी है। SDG क्या है, इसके लिए आर्थिक समीक्षा में अलग से एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अंदर एक पूरा चैप्टर है, हमारा लास्ट का चैप्टर यही होगा SDG या संधारणीय विकास लक्ष्य। तो उसका 7वां जो लक्ष्य है वो इसी के अनुकूल है। अब देखिए भारत के पास बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत कर्क रेखा पर अवस्थित है। आप सभी को पता है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से निकलती है, तो भारत कर्क रेखा के बिल्कुल निकट में अवस्थित है, और यहाँ पर लगभग वर्ष भर प्रकाश की उपलब्धता है। इस कारण यहाँ पर विद्युत की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो अक्षय ऊर्जा के अंदर लगातार काम करती है। तो हम देखते हैं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये है राज्य के अंदर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। तो देखिए ये राजस्थान के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। ये अक्षय ऊर्जा से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रमुख एजेंसी है। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से जो मंत्रालय है वो कौन सा है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये भी अगर कोई योजनाएं चलाता है तो उसे राजस्थान के अंदर अप्लाई करने के लिए या राजस्थान के अंदर उसे लागू करने के लिए जो एजेंसी उत्तरदायी है वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अभी हम एक स्कीम पढ़ रहे थे कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना, तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की योजना है, और उसे राजस्थान के अंदर लागू कौन कर रहा है, तो वो लागू कर रहा है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। समझ में आ गई बात कि कोई भी अगर परियोजना होगी या कोई भी स्कीम होगी जो राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है तो उसे लागू करने का काम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं सौर ऊर्जा को लेकर हमारे प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है और कितना उत्पादन हमारे प्रदेश के अंदर सोलर एनर्जी का किया जा रहा है। अब देखिए राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन की तो अपार संभावनाएं हैं, ये भी हम सभी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक तो जो सूर्य की रोशनी है ना वो 300 दिन से ज्यादा की उपलब्ध है। 300 दिन से ज्यादा राजस्थान में सूर्य बिल्कुल साफ चमकता है और बादल नहीं होते, तो ये तो बहुत अच्छी एक कंडीशन हो गई। दूसरा हमारे पास में क्या है कि इसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास बंजर भूमि या जिसे हम कहते हैं वेस्टलैंड वो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो ये दो संभावनाएं हैं जो राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा के उत्पादन को सहज बनाती है। ठीक है, राजस्थान सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर और प्रतिदिन है। ठीक है, और राजस्थान में लगभग 325 दिन सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। आ गया समझ में, और बादल भी नहीं होते, और औसत वर्षा जो है ना वो बिल्कुल कम होती है, इस कारण यहाँ बादल नहीं होते और यहाँ पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमें याद करना है कि राजस्थान के अंदर सोलर संयंत्रों की कुल कैपेसिटी कितनी है। तो रूफटॉप संयंत्र यानी जो मकान के ऊपर जो छोटे छोटे संयंत्र लगाए हुए हैं ना उनको अगर हम हटा दें तो उसके अलावा 13,531 मेगावाट ये क्षमता है हमारे प्रदेश में, स्थापित क्षमता है सौर ऊर्जा उत्पादन की। ठीक है, तो सौर ऊर्जा उत्पादन जो संयंत्र है हमारे उनकी कुल क्षमता राजस्थान में 13,531 मेगावाट है। ठीक है, ये हमें याद रख लेना है। उसके बाद में देखिए राजस्थान में कौन कौन सी जगह सोलर पार्क लगाए हुए हैं, या राजस्थान में कौन कौन सी जगह सौर ऊर्जा का व्यापक रूप से उत्पादन किया जा रहा है। तो देखिए कौन कौन सी जगह है। सबसे पहले है भड़ला जोधपुर के अंदर, यहाँ पर 2245 मेगावाट की क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया जा चुका है। पहली बात तो ये जो आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है। दूसरा है फलोदी पोखरण, इस जगह पे सोलर पार्क जिसकी क्षमता कितनी है 750 मेगावाट का विकास एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान जो कि राज्य सरकार और एसएल इंफ्रा लिमिटेड की संयुक्त कंपनी है के द्वारा किया जा रहा है। तो आपसे ये भी आ सकता है कि इनको मैच करो आपस में कि भाई फलोदी पोखरण में किस कंपनी के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। और ये एज इट इज जो लैंग्वेज है आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखी हुई है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि फलोदी पोखरण के अंदर जो एसएल कंपनी है, एसएल कंपनी राजस्थान सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की पीपीपी मॉडल के आधार पर डेवलप है। तो जो एसएल इंफ्रा लिमिटेड है इनकी संयुक्त कंपनी राजस्थान के अंदर फलोदी पोखरण में सोलर पार्क की स्थापना कर रही है।
उसके बाद में फतेहगढ़ फेज 1B का विकास संयुक्त उपक्रम मैसर अडानी, देखिए अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलके राजस्थान सरकार और अडानी जो समूह है इनके द्वारा फतेहगढ़ के अंदर सोलर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो 3 तो आपको याद हो गए और बाकी 2 हम देखते हैं जो आर्थिक समीक्षा में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। इसके बाद में नोक, और नोक कहाँ है? जैसलमेर में। यहाँ 925 मेगावाट की क्षमता का सोलर पार्क भी विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा पूंगल बीकानेर के अंदर 1450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये 5 बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर सोलर पार्कों की स्थापना की जा चुकी है। कहीं कहीं तो पूरी क्षमता से राजस्थान सरकार ने स्थापित किया है और कहीं कहीं पर निजी क्षेत्र का सहयोग लिया है। तो ये दोनों ही चीजें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं जैविक ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा। तो बायोमास का मतलब है कि जब हम जैविक पदार्थों से या सजीव पदार्थों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वो कहलाती है जैविक ऊर्जा। अब राजस्थान के अंदर एक तो सरसों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, तो सरसों का जो वेस्टेज या चारा या तूड़ी है वो, और एक विलायती बबूल, इन दोनों के माध्यम से जैविक ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। लेकिन देखिए राजस्थान के अंदर वनस्पति बहुत कम है, तो राजस्थान में जैविक ऊर्जा की क्षमता भी काफी कम है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा हमारी आर्थिक समीक्षा में नहीं दिया हुआ, 1-2 लाइन लिखी हुई थी, वो यही है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं पवन ऊर्जा। देखिए पवन ऊर्जा आप सभी को पता है कि बहुत बड़ी चक्कियां होती है, पवन चक्की, जो कि हवा चलने से वो घूमती है और उसके घूमने से टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने से विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर आपको पता है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं या सीमावर्ती जिले हैं वहां पर एक लंबा सा खाली स्पेस है और वहां पर तेज हवाएं आती हैं जो उनके माध्यम से पवन ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। अब पवन ऊर्जा के विकास के लिए ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक नीति जारी की गई है जिसका नाम है पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019, और इसकी दिनांक कौन सी है ये भी आपको याद रखना है, 18 दिसंबर 2019। ये भी आप जरूर याद रख लें कि पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान के अंदर जो नीति जारी की गई है वो 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति जारी की गई है। अब इस नीति के अंदर जो प्रावधान है वो हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट, भू वियामंटन में 50% की रियायती दर पर और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 साल तक की पूरी छूट प्रदान की जाएगी इस नीति के तहत। अगर कोई भी पवन ऊर्जा की यूनिट लगाता है तो उसे स्टाम्प ड्यूटी में 100% और इस तरह की ये रियायतें कंपनी को मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आधारभूत संरचना संबंधित जो हमारा लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर आर्थिक समीक्षा में वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे सड़क क्षेत्र। हमने सबसे पहले देखा था कि ऊर्जा क्षेत्र को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सड़क क्षेत्र की सड़क को लेकर राजस्थान में क्या क्या प्रगति हुई है और राजस्थान में सड़कों का विकास किस किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो जो हम अब जो आधारभूत संरचना के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सड़क। अब सड़कें आपको पता है कि आवागमन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि ये डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। देखिए अगर आपको ट्रेन में बैठना है तो आपको जाना पड़ेगा स्टेशन, अगर आपको फ्लाइट में बैठना है तो आपको जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, अगर आपको शिप पे बैठना है तो बंदरगाह जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सड़क क्या ये परिवहन चुनते हो या सड़क मार्ग को चुनते हो तो बिल्कुल आपके गेट से ही ये परिवहन का साधन उपलब्ध हो जाता है, आप इसमें बैठ के जा सकते हो। तो ये एकमात्र ऐसा साधन है जो आपके डोर टू डोर आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हम कुछ डेटा देख लेते हैं कि राज्य में 1949 में 13,553 किलोमीटर लंबी सड़कें थी जो 2022 में बढ़कर 2,78,813 किलोमीटर हो गई। ठीक है, राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? 2,78,813। 31 मार्च 2022 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कें लगभग कितनी हैं? 81 किलोमीटर। कि अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल में से 100 किलोमीटर का एक वर्ग या एक टुकड़ा ले लें, एक वर्ग क्षेत्रफल ले लें, उसमें सड़कों का जो औसत घनत्व आएगा वो है 81 किलोमीटर। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो ये जो औसत है ये बहुत ज़्यादा है और 165.23 किलोमीटर है। तो अगर हम भारत का औसत लें सड़कों का घनत्व का तो वो लगभग राजस्थान का डबल है, राजस्थान का डबल है। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर हमें पता है कि 2,78,813 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं और इनमें से 1,73,275 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाकी नेशनल हाईवेज हैं जिनका
आपको पता ही है NHAI बनी हुई है, वो उनका संरक्षण और संधारण करती है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमें याद होने चाहिए। इसके बाद में राजस्थान की जो गणना है 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार राजस्थान में 43,264 गांव है। देखिए राजस्थान में कुल गांवों की संख्या कितनी है, 43,264 गांव राजस्थान में है। इनमें से 38,239 गांवों को सड़क के माध्यम से मुख्य सड़कों से जोड़ दिया गया है। तो आज हमारे राजस्थान में 38,239 गांवों की सीधी कनेक्टिविटी है। बाकी जो शेष गांव बच रहे हैं, लगभग 5,000 गांव है, उन 5,000 गांवों में आज भी सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये फैक्ट दिया हुआ आर्थिक समीक्षा में। इसके बाद में राज्य सड़क निधि बनाने की भी घोषणा की गई है। तो राज्य सड़क निधि बनाने की घोषणा की गई है और इस निधि का उपयोग क्या किया जाएगा, जो मिसिंग लिंक है, मान लीजिए दो मुख्य सड़कें हैं, एक सड़क ये है, एक ये है, और यहाँ पर कोई गांव स्थित है, तो एक सड़क बनाई जाएगी जो दोनों सड़कों को जोड़ देगी और इस गांव को भी इस सड़क से जोड़ देगी। तो इस तरह की मिसिंग सड़कों को आपस में बनाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से ये फंड बनाया गया है, ये निधि बनाई गई है ताकि इस तरह की मिसिंग सड़कें बनाई जा सके। और हर विधानसभा को 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और पूरे 33 जिलों में, अब तो जिले बढ़ गए लेकिन आर्थिक समीक्षा में 33 लिखे हुए थे, पूरे 33 जिले में 99 कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है, यानी एक जिले के अंदर 3 सड़कों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए जो पैसा आएगा उसके लिए अलग अलग से एक राज्य सड़क निधि का निर्माण किया गया है। आ गया समझ में कि प्रत्येक विधानसभा को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे और प्रत्येक जिले को 3 सड़कें मिलेगी। ठीक है, यह है हमारी राज्य सड़क निधि। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बहुत पुरानी योजना है। यहाँ पर शुरू में प्रधानमंत्री आ रहा है, इसका मतलब है ये भारत सरकार या केंद्र सरकार की योजना है। भारत सरकार या केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। ये शुरू कब की गई थी, वर्ष 2000 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों को 12मासी सड़क उपलब्ध करवाना। ग्रामीण क्षेत्रों में 12मासी पक्की सड़कों का निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था। अब शुरुआत में क्या प्रावधान रखा गया था कि मैदानी क्षेत्र में अगर कोई गांव ऐसा है जिसकी जनसंख्या 500 से ज्यादा है, मैदानी क्षेत्र में अगर कोई ऐसा गांव है जिसकी जनसंख्या 500 से ज्यादा है और पहाड़ी क्षेत्र में या जनजातीय क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसा कोई गांव है जिसकी जनसंख्या 250 से ज्यादा है, तो उन गांवों को पक्की सड़कों से और गारंटी शुदा सड़कें, इसमें जो सड़कें बनती थी उनकी गारंटी होती थी 5 साल तक नहीं टूटेगी वो, तो ऐसे गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जाती थी वो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर बनाई जाती थी। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारत की गरीबी कम करने की रणनीति के हिस्से के रूप में असंबद्ध बस्तियों को जो मुख्य सड़क से जुड़ी हुई नहीं थी उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये शुरू की गई थी। अब देखिए सड़क बनने से गरीबी दूर होना, इन दोनों के मध्य क्या संबंध है। आप एक उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए कोई एक गाँव है, कोई भी एक गाँव है, ये यहाँ गाँव है और यहाँ पर ये शहर है, ये यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि शहर है। अब इस गांव में मान लीजिए कोई सड़क नहीं है, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, जो खेती में इन्वॉल्व हो जाएंगे या पशुपालन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इनके पास या शहरों में जाकर काम करने का अवसर नहीं होगा क्योंकि इनके पास सड़क नहीं है। सड़क नहीं है तो यहाँ बस भी नहीं आती जाती होगी और न ही ये खुद के व्हीकल से इतनी दूर आ जा पाएंगे। लेकिन अगर क्या होगा, यहाँ से अगर मान लीजिए सड़क बनाई जाती है, एक सड़क बना दी जाती है, अब जब यहाँ से सड़क बनेगी तो हो सकता है कि यहाँ पर रोडवेज बस शुरू हो, प्राइवेट बस शुरू हो जाए, तो अगर ये परिवहन की सेवाएं इन्हें उपलब्ध हो जाएंगी तो क्या होगा कि ये रोजाना यहाँ से निकल के शहरों में जा पाएंगे और शहरों में रोजगार इन्हें मिल जाएगा। रोजगार मिलेगा, इनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, इनका जीवन स्तर बढ़ेगा और जीवन स्तर बढ़ेगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से इस योजना ने भारत के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और आपको पता होगा आपके गाँव में, आसपास के गाँव में इस योजना के तहत जो सड़कें बनी हुई है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनती थी। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इस परियोजना का नाम अच्छी तरह पढ़ लेना क्योंकि इसके बाद में एक परियोजना आएगी उसका नाम भी इससे मिलता जुलता ही है, तो दोनों में हमें अंतर करना होगा। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना तो 2014-15 में शुरू की गई थी और इस योजना का लक्ष्य क्या था कि सार्वजनिक और निजी साझेदारी यानी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 20,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास करना। राजस्थान के अंदर पीपीपी मॉडल पर 20,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास करने के लिए 2014-15 के अंदर राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया। और इस परियोजना के लिए धन किससे उपलब्ध हुआ, ये हुआ है विश्व बैंक से। तो विश्व बैंक के माध्यम से इस परियोजना के लिए धन उपलब्ध हुआ है।
आ गया समझ में? तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो इस योजना के बारे में हमें याद रखने हैं। इसके बाद में दूसरी योजना है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश योजना। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश योजना, ये योजना एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से फंडेड है। इस योजना के लिए जो फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है और योजना दिसंबर 2019 में शुरू हुई थी। और इस योजना का नाम, जो आप नाम अगर अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको इसका उद्देश्य पता चल जाएगा कि इस योजना का उद्देश्य राजस्थान में राजमार्गों का विकास करना है। जो राजस्थान के स्टेट हाईवे हैं उनकी लंबाई बढ़ाना, उन पे सुविधाएं बढ़ाना, लाइटिंग करना और उनके आसपास जो एरिया है उसको डेवलप करने के मकसद से योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद में हम तीसरा पढ़ते हैं परिवहन। जो तीसरा हमारा टॉपिक था आधारभूत अवसंरचना का वो है परिवहन। ठीक है, और परिवहन के अंदर नॉर्मली हम क्या पढ़ेंगे? परिवहन के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, ई व्हीकल जो है उसके बारे में राजस्थान में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बस जो हमारी आर्थिक समीक्षा है ना वो इसी को ही ज्यादा कवर करती है। तो राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 जारी की गई है। तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हीकल नीति कब जारी की गई थी? 31 अगस्त 2022 को। 31 अगस्त 2022 को ये जारी की गई थी और 31 अगस्त के बाद में इसे 1 सितंबर 2022 से लागू भी कर दिया गया। और इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए? इसमें जो प्रावधान है मुख्य रूप से वो यही प्रावधान रखे गए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा और सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी स्पेस में अनुसंधान और विकास, इस क्षेत्र के अंदर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं इनको रिप्स 2019 के तहत भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब रिप्स क्या है? रिप्स का मतलब है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ठीक है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लिए जो निवेशकों को छूटें दी जाती है ना, वो सारी छूटें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या ई व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को भी दी जाएगी। यही इस लाइन का मतलब है। ठीक है, आ गया समझ में अच्छी तरह से? तो इन ई व्हीकल्स के लिए राजस्थान में अब क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, देखिए मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट, ये 1951 में बना था। इसके तहत मोटर वाहन कर और ग्रीन टैक्स में छूट प्रदान कर दी गई। तो राजस्थान सरकार जो टैक्स लगता है ना व्हीकल्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक वाहन है तो उसमें टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी। फिर क्या है, अगर यात्रियों और सामानों को ले जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता में भी छूट प्रदान कर दी गई है। तो आप सभी को पता है कि जो व्हीकल्स होते हैं कॉमर्शियल यूज में आते हैं उन सभी को एक परमिट लेना होता है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन अगर कोई खरीदता है तो उसे SGST यानी स्टेट जो GST है उसके अंदर भी उसे वापस से प्रतिपूर्ति यानी रिएम्बर्समेंट किया जाएगा। तो SGST के अंदर भी छूट मिलेगी। तो ये छूटें देने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो जाते हैं और उन पर आकर्षक रूप से छूट मिलती है, तो उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और यही इस नीति का प्रावधान भी है। आ गया समझ में? अब हम पढ़ते हैं परिवहन के अंदर ही रेलवे की, रेलवे को लेकर क्या क्या स्थितियां हैं। वैसे तो रेलवे पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं, लेकिन इससे संबंधित राजस्थान के अंदर क्या क्या फैक्चुअल स्थिति है वो हम इस आर्थिक समीक्षा में देखेंगे। देखिए मार्च 2020 की अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश के अंदर 5,998 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विस्तार था। ठीक है, लेकिन मार्च 2021 के लास्ट तक राजस्थान में 6,019 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है। तो राजस्थान के अंदर रेल की पटरियों की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 6,000 किलोमीटर। आप ये याद रखें, लगभग 6,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में कार्यशील है। ठीक है, और भारत के अंदर कितनी है? लगभग 68,103 किलोमीटर, जो कि अब हम परसेंट निकालें राजस्थान और भारत का तो इनका अनुपात आएगा 8.83%। 8.83%। पूरे भारत में पटरियों की लंबाई है 68,103 और राजस्थान में जो पटरियों की कुल लंबाई है वो है 6,000 किलोमीटर। तो ये लगभग है 8.83%। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण हम जो आधारभूत संरचना है वो है डाक और दूरसंचार सेवाएं। तो इसमें भी जो फैक्ट लिखा हुआ है आर्थिक समीक्षा में वही हमें याद रखना है कि राजस्थान में कुल डाकघरों की संख्या कितनी है? 10,290 और कुल टेलीकॉम उपभोक्ता कितने हैं? 6.39 करोड़। कि राजस्थान में लगभग 6.39 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है और कुल डाकघरों की संख्या है 10,290। ठीक है, इसके बाद में जो आपदा प्रबंधन है उस क्षेत्र में राजस्थान में क्या क्या प्रगति हो रही है।
तो देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए एक अलग से फंड बनाया हुआ है राजस्थान के अंदर, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी है और राजस्थान में भी है। इसका नाम है राज्य आपदा मोचन निधि। इस निधि के अंदर राज्य सरकार का अंशदान कितना है? 25% और भारत सरकार का अंशदान कितना है? 75%। तो ये भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड जो आता है, इस फंड के अंदर कितना कितना हिस्सा है? तो 75% जो हिस्सा है वो तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25% जो हिस्सा है वो है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इस तरह से इस एसडीआरएफ के अंदर फंड जमा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये लगभग चैप्टर पूरा हो चुका है और जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो लगभग सारी हमने कवर कर ली है। तो आप इसे पढ़ लें और इसको रिवाइज कर लें, और जो टेस्ट सीरीज है मैंने बताई थी वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो तैयारी है उसको बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।